हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अफान नीट। आज हम लोग नीट फार्मूला रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 11 का रोटेशनल मोशन के रूप में है, उसके अंदर आने वाले सारे फार्मूला का एक एक कर डिटेल रिवीजन करेंगे ताकि हमारे मॉक टेस्ट में और आने वाले एग्जामिनेशन नीट 2025 में क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी हो सके। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो नीट फार्मूला रिवीजन सीरीज के और भी लेक्चर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने वेक्टर में भी देखा था, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एम्फेसाइज इस पर देना नहीं चाहता। एक बार देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के नियम कुछ ऐसे हैं कि 2 बार लिखना है और 2 बार काट देना है। ये देखो साइड में बोल रहा है कि जब भी किसी अंक को, जैसे आप लिख रहे हो, आपको क्वेश्चन में दिया हो 1 2 3, तो इसको 2 बार लिख देना है। इसको 2 बार लिख देना है। ये देखो 1 2 3, और फिर एक और जगह दिया हुआ है 0 1 3, तो यहाँ इसको भी जो 2 जगह लिख देना है, साइड वाला को काट देना है। ये बोल रहा पहला स्टेप। बाकी ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेप है अल्टी सल्टी मल्टीप्लाई। हाँ, इसी को ये अल्टी सल्टी मल्टीप्लाई बोल रहा है। ऊपर साइन पलट, ऊपर का साइन जो भी होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। और ऊपर नीचे जो है, ऊपर और नीचे को हमेशा क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये 4 स्टेप थे क्रॉस प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट के देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन थीटा जो है एंगल को और एन जो है मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। देखिए आई जे को मल्टीप्लाई करते हैं, के मिलता है, जे को जे क्रॉस के जो है आई देता है, एंड के क्रॉस आई जो है जे देता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई जे को मल्टीप्लाई कीजिए के देगा, जे एंड के को मल्टीप्लाई कीजिए आई देगा, के एंड आई को मल्टीप्लाई कीजिए जे देगा। देखो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस अपॉन थीटा, रेडियन है ना, रेडियन और ये थीटा। यहाँ पर थीटा हम लोग निकाल, थीटा इक्वल टू लेंथ बाय रेडियन। यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेडियस अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। ये देखो ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा डॉट आर। v क्या है, एंगुलर स्पीड है, और ये एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये क्या है, एंगुलर स्पीड डॉट ये क्या है, रेडियस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एट इक्वल टू आर अल्फा होता है ना। एक्सेलरेशन का ये टाइम का ये फार्मूला है, एक्सेलरेशन टू टाइम आर अल्फा होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा डॉट आर। छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करते हैं। ए इक्वल टू अल्फा डॉट आर एंड ए टी इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। देखिए यहाँ पे वेक्टर में ही दिया गया है कि कुछ मैंने शॉर्ट बनाए हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट को याद करने के लिए, जो कि ऊपर लिख दिया है। आई जे क्या देगा, इसको अगर याद करना है तो बोलिए आई इन जे के, मतलब मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, याद हो गया। देखो की जाबो, एक बंगाली भाषा है कि किधर जाएंगे, तो की जाबो, अगर के आई की रहेगा तो जे आ जाएगा। उसी तरीके से आज कल, ये बिहारी भाषा है। आज को आइज बोलते हैं, और काइल को कल, है ना, कल को काइल बोलते हैं। तो आई क्रॉस जे क्या देता है, काइल, मतलब के देता है। तो इसको मैंने ऐसे निमोनिक्स में लिख रखा है। देखिए थीटा इक्वल टू पैरेलल में क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंटी पैरेलल में होता है। दोनों किसके रिजल्ट हैं, दोनों ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। दोनों में थीटा अगर 0 रहे, थीटा अगर 180 डिग्री भी रहे, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। दोनों को जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी, तो इक्वल टू 0 ही होगा। देखिए ये फार्मूला काफ़ी काम का है, वेक्टर में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। a1 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। a b c है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या किया है, आई जे ले लिया है, आई जे एंड के। a को i से मल्टीप्लाई किया, b को j से कर दिया, c को k से कर दिया। इसी तरीके से 1 1 रख दिया। जब a1 को किया i b1 j c1 के, और नीचे वाला को b1 i b2 j एंड c2 के। उसी तरीके से यहाँ पर ऐड करके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया है। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है ना। ये इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा,
इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है वेक्टर तो आप लोग ऐसे निकाल करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर इस फॉर्म में डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको ऐड करके ऐसे क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्म में ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, A1 ABC करके IJK, है ना। तो हम लोग जो है कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे। देखिए टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है पिछले चैप्टर रोटेशनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन में और वर्क एनर्जी पावर वाले में। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्या है, आर क्या है, आर है रेडियस एंड एफ क्या है, फोर्स है। देखिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम, है ना, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम को एल से भी डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू एम वी आर होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ केसेस हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर इन परपेंडिकुलर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मास, एंड आर क्या है रेडियस। टू डायमेंशन में देखिए वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्स, वाई जो है एक्सचेंज हो जाता है एक्स स्क्वायर में, तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम वाई स्क्वायर होता है। ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। देखो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में y जो है x के बराबर होता है, x जो है y के बराबर होता है। देखिए 3D के केस में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन डायरेक्शन है। देखो ये 2D था ना, ये 2D, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन एक्स वाई। 3D के केस में क्या होता है, तीन डायरेक्शन दिए हुए एक्स वाई जेड। x जो है एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, और y में क्या है, m तो है लेकिन x एंड वाई स्क्वायर, है ना, एंड जेड में क्या आता है, उसी तरीके से x एंड y आ जाते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई, एंड वहाँ पर z आ गया। एक चीज़ कॉमन इन सभी में देखिए कि आपको दिख रहा होगा वाई स्क्वायर कॉमन, 3D में वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। वेरी कौन कर रहा है, आई एक्स में जेड स्क्वायर, आई वाई में एक्स स्क्वायर, एंड आई जेड में भी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखता है कि जितना मास दूर होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। कहता है कि अच्छे व्हील के पास जो है ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कहने का मतलब है कि आगे व्हील के केसेस देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे जो है इंक्रीज करता है उसको। देखिए 2 पॉइंट सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले देखिए एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस में अगर निकालना हो एक्स पॉइंट में तो m2 मल्टीप्लाइड बाय r, m2 इंटू आर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वाई में निकालना है तो m1 इंटू आर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू इक्वल टू m1, म्यू क्या है, म्यू भी एक्स वाई जेड की तरह एक क्या है, ये डायमेंशन है, एक्सिस है, तो म्यू इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर भी होता है। x वहाँ पर क्या था, पहले वाले में r था, यहाँ पे देखिए r था, r क्या था, डिस्टेंस था या रेडियस, देख लो रेडियस था, तो यहाँ पे जो है x r के जगह में हम लोग डिस्टेंस भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर या म्यू आर स्क्वायर भी होता है। आई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर भी होता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इक्वल टू m2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और l का स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 2 पॉइंट सिस्टम में। आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हमने सीधा लिख दिया है कि आपको अलग अलग केस मिलेंगे, रोड का मिलेगा, रिंग का मिलेगा, डिस्क का मिलेगा, प्लेट का मिलेगा, हॉलो सिलेंडर का मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर का मिलेगा। बस आपको करना ये है कि इनको रेगुलर रिवाइज करना है और जिससे ये आपको याद हो जाएंगे, या एक तरीके से कहें तो इन्हें रट लेना है, रट्टा मार लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड या डिस्क के केस में देखिए, रोड के केस में देखिए, यहाँ पे जब रोड के इधर एक एक्सिस में जो है, एक एक्सिस में रोड के एक एज में एक्सिस पार कर रहा है तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। जब मिडिल से दो भाग में डिवाइड करते हुए रोड को एक्सिस निकल रहा है तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। दो भाग में जब रोड को बांटिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। सिमिलरली देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं रिंग के केस में। रिंग के केस में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है, बीच से गुजरता है इसका एक्सिस तो आई एम आर स्क्वायर, है ना, ये रिंग के केस में। एंड ये वाला भी रिंग है, ये कैसा रिंग है, अच्छा डिस्क डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क है, रिंग है बट ये डिस्क है। डिस्क के केस में आई एम आर स्क्वायर बाई
2 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क डायमीटर क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिया हुआ है I इक्वल टू सम ऑफ आर एम स्क्वायर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DMR स्क्वायर। ठीक है ना। देखो रोड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोड के जब एक एक्सिस से एंगल बनाते हुए, है ना, रोड के जब एक एक्सिस से एंगल गुजरता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू ML स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। I इक्वल टू ML स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। और रोड के बीच से जब एक्सिस गुजर रहा है एंगल थीटा बनाते हुए तो ML स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12। बीच के केस में यहाँ भी हम लोग देख रहे थे कि जैसे डिवाइड होता है, चाहे वो रोड हो या डिस्क हो, तो 12 से नीचे डिवाइड हो जाता है। डिस्क के केस में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। आप लोगों को दिख रहा है कॉमन यहाँ पे रिंग और डिस्क का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों क्या होता है, इसका भी I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2 और इसका भी I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। नीट में इससे रिलेटेड PYQ भी पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये वाला सॉरी ये रिंग का था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क डायमीटर। नीचे देखिए डिस्क के डायमीटर में जब पूछता है, डिस्क डायमीटर में डिस्क के केस में तो I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 4 होता है। देखिए फ़र्क क्या है कि एक्सिस यहाँ सेंटर से निकल रहा है ना, और यहाँ पे डिस्क में क्या था, ये डिस्क कैसा था, हॉलो था, और ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड डिस्क। तो I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन में ऐसे करके रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डिस्क डायमीटर, तो क्या होगा I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 4। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट प्लेट सिलेंडर में इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, सिलेंड्रिकल प्लेट में। तो प्लेट के बीच से जब निकलेगा तो वही बीच वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 12 से डिवाइड होगा I इक्वल टू MA स्क्वायर बाई 12, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए जब कोई भी एक्सिस नहीं होगा और ये जो है होलो अगर होगा तो I इक्वल टू M बाई 12 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज़ NCERT में भी दी हुई है। NCERT में जब रोटेशनल मोशन की हम लोग रीडिंग करेंगे तो मैं उसके बारे में एक डिटेल लेक्चर डालूंगा, वेट फॉर दैट। बट इस समय जो है फॉर्मूला माइंड में रखना है कि सिलेंड्रिकल प्लेट जब हॉलो होता है, उसके बीच से कोई भी एक्सिस नहीं निकलता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू M बाई 12 A स्क्वायर बाई B स्क्वायर अंडर ब्रैकेट होता है। देखो जब कोई प्लेट को 4 खंड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 2 एंगल आर पार से निकलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA स्क्वायर बाई 12 होता है। एक का ऊपर वाला का भी MA स्क्वायर बाई 12 होगा, नीचे वाला का भी MA स्क्वायर बाई 12 होगा। जब किसी सिलेंड्रिकल प्लेट के, है ना, सिलेंड्रिकल प्लेट के बीच से कोई एक्सिस ना निकले और वो होलो हो, है ना, तो ये I इक्वल टू MA स्क्वायर बाई 6 होगा। जब किसी सिलेंड्रिकल प्लेट के चारों ओर से एक्सिस निकल जाए तो MA स्क्वायर बाई 12 होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। देखिए होलो सिलेंडर दिया हुआ है, उसी प्रकार से होलो सिलेंडर के बीच से जब कोई एक्सिस निकलता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस ML स्क्वायर बाई 12। अच्छा MA स्क्वायर बाई 2 क्या है, ये डिस्क का है, ये डिस्क का है MR स्क्वायर बाई 2, और सिलेंडर का अपना ML स्क्वायर बाई 12। सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या हो जाता है, देखिए इक्वेशन साफ फर्क यहाँ पे दिख रहा है। I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 4, ये डिस्क कैसा है, होलो है ना, तो MR स्क्वायर बाई 4 प्लस ML स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। बाकी डिस्क का अपना MR स्क्वायर बाई 2 है ना। तो याद रखना सॉलिड सिलेंडर के केस में I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 4 प्लस ML स्क्वायर बाई 12 होता है। सॉलिड सिलेंडर के केस से जब 2 एक्सिस निकलते हैं किसी भी सॉलिड सिलेंडर से, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कह सकते हैं कि 4 पार्ट में जब ये डिवाइड होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, M बाई 12 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, M बाई 12 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्फीयर और कोन के केस में, चाहे वो हॉलो कोन हो या हॉलो स्फीयर हो, या सॉलिड कोन हो या सॉलिड स्फीयर हो, क्या होता है, तो सेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेल का हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है 2/3 MR स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5 MR स्क्वायर, एंड हॉलो कोन के लिए क्या होता है I इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2, सॉलिड कोन के लिए क्या होता है I इक्वल टू 3 MR स्क्वायर बाई 10। इस प्रकार से सर्किल के बीच में अगर ये क्रॉस का निशान जहां पर भी दिखे, माफ कीजिएगा 1-2 जगह मैंने हॉलो बोल दिया है, वहां पे समझना ये है, इसका मतलब होता है सॉलिड, इसका मतलब होता है सॉलिड। जहां पर सर्किल क्रॉस ना दिखे उसका मतलब होता है हॉलो। यहां पर भी देखो हॉलो सिलेंडर में देखो
यहाँ पे देखो हॉलो सिलेंडर में क्या है, क्रॉस का निशान बीच में, सर्किल के अंदर में क्रॉस नहीं है, तो मतलब हॉलो सिलेंडर। देखो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के केस में देखो, सर्किल के अंदर में एक और सर्किल बना हुआ और उसमें क्रॉस का निशान है, मतलब कि ये सॉलिड का पहचान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो कोन एंड सॉलिड कोन को। अब आइए देखते हैं फ्रैक्शन के कुछ कैलकुलेशन दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्व करने में मदद मिलता है। हालांकि ये क्लास 9 10th में भी हम लोग सीखते हैं। 1 + x बाई वाई इक्वल टू क्या होता है, तो x + y बाई वाई होता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 1 + 2/3 ऐसे दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा इसका, 3 × 1 = 3, 3 + 2 क्या होता है 5/3। यही चीज़ को ये बोल रहा है, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई पैरेलल इक्वल टू ICM + MD²। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1D और 2D दोनों के लिए सेम। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस जब ऑब्जेक्ट XY प्लेन में होगा तो IZ इक्वल टू IX + IY। जब ऑब्जेक्ट जो है YZ प्लेन में होगा तो IX इक्वल टू IY + IZ होगा। जब ऑब्जेक्ट जो है ZX प्लेन में होगा तो IX + Z। सिंपल है, X जब होगा तो YZ को लेना है, Z जब रहेगा तो XY को लेना है, और Y जब रहेगा तो XI को लेना है। कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके बारे में एक पॉइंट ये है कि ये क्या बोलते हैं उसको, नॉट एप्लीकेबल फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए, स्फीयर के केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो लागू नहीं होता है, ओनली पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए एक फार्मूला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, I = mk²। कहीं ना कहीं इसको रिलेट करके देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, I = mr² से याद हो जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, I = mk² एंड k को बाहर निकालने पर स्क्वायर रूट में बदल जाता है, I/m हो जाता है, ठीक है ना। रोड के केस में ये हम लोग देखे थे वहाँ शुरू में, लेक्चर के शुरू में क्या होता है, मोमेंटम से I = ml²/3 एंड k निकालना है अगर, रेडियस ऑफ जायरेशन रोड का क्या होता है, L / √3 या फिर k = L / √2। ये रोड का केस था, है ना। जब बीच से निकलेगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन L/√3। जब रोड के साइड से एक्सिस गुजरेगा, एक्सिस बनेगा, तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, k = L/√3। जब रोड के बीच से एक्सिस निकलेगा तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, k = L/√12 हो जाएगा। मतलब जो भी केस है आपका रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहाँ पर I को हटा करके k ऐड कर दीजिए और नीचे वाले को रूट में बदल दीजिए। रिंग के केस में देखो, रिंग के केस में क्या होता है, mr² था ना, तो यहाँ पर क्या था, m को तो हमेशा इग्नोर ही करते हैं हम लोग। जब हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना होता है तो m को क्या करते हैं, m को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर देखो k = r²। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन k = √2r। यहाँ पर देखो स्फीयर के केस में जब बाइसेक्ट करता है, बीच से एक्सिस निकल रहा है, तो mr², इसका क्या होगा, k = r/√2, है ना। सिमिलरली यहाँ पर सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर के केस में जब साइड से एक्सिस निकल रहा है, एंगल निकल रहा है, तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, k = √3/2r। 3/2r। कहने का मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आपको सिर्फ वही याद रखना है, उसी से निकल जाएगा। I को k से रिप्लेस कर देना है, m को इग्नोर कर देना है, बाकी जो रहेगा उसको रूट में ले लेना है, ठीक है ना। वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू रोड और रिंग के केस में। देखिए यहाँ पर एंगुलर और लिनियर वेलोसिटी के बीच में हमने कुछ फ़र्क निकाले हैं। एंगुलर के केस में वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर ये क्या होता है, थीटा, अल्फ़ा एंड ये ओमेगा, है ना। ये अलग अलग वैल्यू है। एंगुलर मोमेंट क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ही तो पूछता है। तो एंगुलर वेलोसिटी के केस में हम लोग v की जगह में ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा = del⁻∆t हो जाता है, विच इज इक्वल टू s/rt, विच इज इक्वल टू v/r। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी के केस में, एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में हम लोग एक्सेलरेशन की जगह में अल्फा लिखते हैं, विच इज इक्वल टू del⁻∆t। एंगुलर थीटा
है ना। एंगुलर एंगल के जगह में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग एस के जगह में थीटा लिखते हैं, एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 1/अल्फा टी का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रहेगा। बाकी ऑटोमेटिक ये जैसे रहते हैं वैसे ही, ये सभी लीनियर के हैं। लीनियर के केस में क्या होता है, वेलोसिटी जो है v इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी होता है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल के आ रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर से। आइए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को। ये वाला वैसे ही हमने नोट किया था तो आपको बता दिया। रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क के केस में क्या होता है, के इक्वल टू आर बाई अंडर रूट टू। ये सॉलिड डिस्क है, ये भी सॉलिड डिस्क है, बट इसके साथ में एक रिंग भी अटैच है। तो क्या होता है, के इक्वल टू आर बाई अंडर रूट 3/2। जब रिंग के साथ में एक सॉलिड स्फीयर अटैच हो तो ऐसी स्थिति में रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल टू क्या होता है, आर बाई अंडर रूट 3/2। सिमिलरली अगर एक स्फीयर, ये देखो स्फीयर के कैसे रिंग के बीच से अगर निकल रहा है एक्सिस, तो उसका के क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल टू आर बाई अंडर रूट 4। और अगर रिंग के साइड से एक्सिस निकल रहा है तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, आर इक्वल टू के इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड अंडर रूट 5/4। मतलब वही कॉन्सेप्ट है, आई की जगह में के आ जाएगा और एम को इग्नोर करके जो भी वैल्यू होगा उसको रूट में लिख देना है। सेल के केस में देखिए, जब एंगल बीच से गुजरता है ना, रिंग के बीच से जब एंगल एक्सिस इसको बाइसेक्ट करते हुए निकल रहा है तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, के इक्वल टू अंडर रूट 2/3r। सिमिलरली अगर रिंग के साइड से निकल जा रहा है एंगल तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल टू अंडर रूट 5/3r होगा। स्फीयर के केस में भी अगर एंगल बीच से एक्सिस बीच से निकल रहा है तो के इक्वल टू अंडर रूट 2/5r होगा। और स्फीयर के साइड से अगर एंगल निकल रहा है मतलब एक्सिस गुजर रहा है तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, के इक्वल टू अंडर रूट 7/5r होता है। तो ये थे रेडियस ऑफ जायरेशन के वैल्यू सेल, स्फीयर, डिस्क, रिंग, रोड के लिए। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट आई बाई एम होता है। अब आइए देखते हैं रेस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर रिंग के केस में, होलो स्फीयर के केस में, डिस्क के केस में और सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का होता है, mr स्क्वायर 1, और उसके बाद होलो स्फीयर का 2/3 0.6, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर डिस्क का होता है जिसका mr स्क्वायर बाई 2 होता है और इसका वैल्यू 0.5 होता है। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है और इसका जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू 0.4 होता है। तो याद रखेंगे RHDS रिंग, होलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। आइए देखते हैं, कई बार कैविटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कैविटी से जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैविटी मतलब क्या, खोखला एक सेल है उसके अंदर में कुछ स्पेस होगा। अब एक सेल है उसके अंदर में स्पेस है और उसके बीच से एक्सिस निकल रहा है, नहीं उस स्फीयर के बीच, उस होलो कैविटी जो है उस कैविटी के साइड से अगर एक्सिस निकल रहा है कोई एंगल, है ना, तो उसको हम लोग दो मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इस सेल को एक बार निकाल दिया और एक बार इस कैविटी को दिखा दिया दूसरे में, सर्किल को, ठीक है ना। एक्सिस सेम होता है हर एंगल में, हर स्फीयर में, हर रिंग में एक्सिस जो है वो सेम ही होगा। कैविटी के केस में एक्सिस जो है वो अगर बीच में है तो बीच में ही होगा, चाहे आप उसके अंदर से उस होलो कैविटी को निकाल दो या फिर नहीं निकालो, एक्सिस जो है वो सेम होगा। देखिए, जब किसी भी रिंग का रेडियस सिर्फ r हो तो उसका मास सेम होगा। जब किसी भी रिंग का रेडियस बीच वाला 2r हो तो उसका मास 4m होगा। जब किसी भी रिंग का रेडियस बीच वाला 3r हो तो उसका मास 9m होगा। जब उसका किसी भी रिंग का रेडियस बीच वाला 10r हो तो उसका 100m होगा। किसी भी रिंग का अगर बीच वाला रेडियस r/2 हो तो m/4 होगा। एक्चुअली ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे जस्ट डबल हो जा रहा है। जो भी आपको रेडियस होगा, अगर कैविटी के केस में रेडियस पूछ दे, 2r बोल दे तो 4m होगा उसका मास, 3r बोल दे तो उसका 9m होगा, 10r बोल दे तो उसका 100m होगा, r/2 बोल दे तो m/4 होगा। ओके, यहाँ पे देखिए टॉर्क का कुछ इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म हमने बताया है कि टॉर्क जो है अलग अलग
वैल्यू के साथ में अलग अलग फैक्टर के साथ में उसके वैल्यू भी बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के केस में टॉर्क को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी के केस में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिलेटेड होता है, और एक्सेलरेशन के केस में अल्फा से रिलेटेड हम लोग टॉर्क को निकाल लेते हैं, और फोर्स के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है टॉर्क। उसी तरीके से मोमेंटम के केस में एंगुलर मोमेंटम के साथ में रिलेटेड होता है, मास के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये रिलेटेड होता है। इसी को मैंने ऊपर आप लोगों को लिखा था लीनियर और एंगुलर और लीनियर मोमेंट। देखिए यहाँ पर भी को क्या लिख सकते हैं एंगुलर में, है ना, ओमेगा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर यही चीज़ को समझाया गया है कि यहाँ पर देखो भी को क्या लिख सकते हैं ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी टॉर्क आ रहा है और ओमेगा इसमें भी है, और इसमें देखो यहाँ पर वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। प्रेशर में यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, तो ये भी, और यहाँ पर प्रेशर में क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, तो ये वाला ओमेगा। कहने का मतलब है कि ओमेगा इक्वल टू एफ एक्स रहता है तो ओमेगा इक्वल टू टाउ थीटा भी रहता है, हो सकता है। अगर P इक्वल टू एफ भी है तो P इक्वल टू टाउ ओमेगा भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि भी जो है इक्विवेलेंट होता है ओमेगा के। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है तो यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम के जगह में आई। क्यों, एम जो है आई के बराबर होता है ना, तो एम के जगह में आई ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट के केस में एफ जो है फोर्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मोमेंटम का ये इंटर कन्वर्टेड फॉर्म कि P इक्वल टू मोमेंटम के अंडर रूट 2m के। अब यहाँ पर चूंकि मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग P इक्वल टू अंडर रूट 2i के ई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि I जो है किसके बराबर में होता है, यहाँ पर देखिए I जो है यहाँ पर क्या है m, के ई वही है, m सिर्फ हट रहा है। m किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। m किसके बराबर है, I के बराबर, I के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2m ना लिख करके I के जगह में m के जगह में I लिख दिया। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट जो है मास रिप्लेस कर दे रहा है, प्रेशर को एंगुलर मोमेंटम रिप्लेस कर दे रहा है, वेलोसिटी को ओमेगा रिप्लेस कर दे रहा है, एक्सेलरेशन को अल्फा रिप्लेस कर दे रहा है। कहने का मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है तो उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू ओमेगा एंड अल्फा इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट टू अल्फा, ठीक है ना। तो ये थे टॉर्क के फार्मूला। कुछ इंटर कन्वर्टेड यूनिट देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर 2m भी होता है। यहाँ पर इसी से निकाला है हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, L स्क्वायर बाई 2i भी होता है। ये चीज़ को याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, L स्क्वायर बाई 2i भी होता है। उसी तरीके से एक चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के फॉर्मूला रिवीजन के दौरान भी देखा था कि टॉर्क जो है वो बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम के, और जो कि बराबर होता है एनर्जी का, और इन सभी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। ये डायमेंशन वाले इक्वेशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोग जानते ही हैं। इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो एंगुलर स्पीड के फॉर्म में कैसे लिखा गया है, मोमेंटम बोल दिया, माफ कीजिएगा। एंगुलर स्पीड के रूप में कैसे लिखा, v जो है डायरेक्टली रिप्लेस बाय ओमेगा, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो v इक्वल टू यू प्लस टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, s को हम लोग जानते हैं थीटा से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में हमने बताया था, देखो s को थीटा से, है ना, s और थीटा दोनों सीधे में लिख रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए s जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो आई होप आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में कैसे लिखना है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये बात समझ में आ गई होगी। ये प्रैक्टिस से आएगा और क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे आप लोगों को समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं फोर्स एंड टॉर्क के केस में हम लोग, है ना, फोर्स एंड टॉर्क के केस में हम लोग
काइनेटिक एनर्जी चेंज और काइनेटिक एनर्जी लॉस को कैसे लिख सकते हैं, मास वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं। देखिए जानते हैं कि फोर्स बराबर जीरो होता है, टॉर्क बराबर भी जीरो होता है। इस केस में जो है जब फोर्स बराबर जीरो होगा तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हम लोग वहाँ पर भी देख के आए थे। नॉर्मेलिटी वाले केस में आइडियल गैस इक्वेशन में भी हम लोग इसको कई बार पढ़ते हैं। सिमिलरली टॉर्क के केस में क्या होता है, m रिप्लेस हो जाता है i से, v रिप्लेस हो जाता है ओमेगा से, तो i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 इक्वल टू i1 i इनिशियल एंड ओमेगा फाइनल प्लस i2 ओमेगा फाइनल 2। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी f इक्वल टू जीरो के केस में क्या होगा, हाफ ओमेगा v स्क्वायर रियल, एंड जब टाउ इक्वल टू जीरो तो डेल के इक्वल टू हाफ ओमेगा रियल, इसके ओमेगा का रियल स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स के केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली टॉर्क के केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होता है, हाफ i1 इंटू i2 डिवाइडेड बाय i1 प्लस i2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, है ना। दोनों सेम है, बस ये साइड वाले यूनिट बदल रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है ये के ये बदल रहा है, बाकी दोनों सेम है। यहाँ पे एक समरी के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है कि देखिए टॉर्क जो है कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट से भी मिल जाता है ना, एंड आर क्रॉस एफ से भी टॉर्क हम लोगों को मिलता है, क्योंकि आर टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। मतलब कि ये कहाँ से आ रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मिल जाएगा, फ्रिक्शन से भी मिल जाता है, और टॉर्क इज इक्वल टू चूँकि आई इंटू अल्फा भी होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम लोगों को टॉर्क मिल जाता है, और सर्कुलर मोशन में भी हम लोगों को टॉर्क मिल जाता है। क्रॉस वेक्टर में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सर्कुलर मोशन में हम लोगों को टॉर्क मिल जाता है ना। अब देखिए कुछ झूला कॉन्सेप्ट करके इसमें डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इसको मैंने नोट किया है। ये तो वही वाला है ना, ये रोड है, ये अटैच है एक साइड इसका सॉलिड सिलेंडर, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 2g/2l। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे गए। झूला कॉन्सेप्ट में देखिए एक साइड से ये रोड जो है अटैच है ना, यहाँ पे मास नीचे लग रहा है mg से मल्टीप्लाइड होकर के, और टेंशन जो है T1 ऊपर की ओर और T2 नीचे की ओर काम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है झूला का। सिमिलरली देखिए कोई मास है और नीचे से अगर किसी भी चीज़ से वो अटैच है तो हमेशा जो है, कोई बॉडी है नीचे से अटैच है तो हमेशा जो है मास नीचे डाउनवर्ड काम करता है, और नॉर्मल फोर्स जो होते हैं वो अपवर्ड काम करते हैं। ये तो कई बार हम लोगों ने देखा, टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई क्रॉस अल्फा होता है। टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा होता है। अब आइए देखते हैं कपल यहाँ पर भी नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कपल के केस में क्या होता है कि ये क्या है, बीच में कोई मैग्नेट है या फिर कोई जो है मेटल है, मेटल के एक एंगल में जो है हमेशा फोर्स जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसके डॉट लाइन को हम लोग एल मान लिया, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, और माफ कीजिएगा लीनियर मोमेंटम। अब कपल के केस में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, और नेट टॉर्क जो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं होता है। कपल के केस में नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्स जो जीरो होता है, नेट फोर्स तो जीरो होता है किसके केस में, कपल के केस में, बट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट क्या होता है, टाउ इक्वल टू एल क्रॉस एफ। टॉपलिंग एक टॉपिक्स है, इसमें भी नीट से डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछे गए हैं। इस केस में एक बॉडी है वो कहीं ना कहीं स्लाइड कर रही है ना, उसका सरफेस नीचे की ओर जो है मास काम कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई है ना ग्रेविटेशन, और हाइट h है इसका, और ये काइनेटिक एनर्जी लग रहा है इधर, इसका लग रहा है एनर्जी mv²/r। ऊपर जो है ये l दिया हुआ है लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, v इज लेस देन √2gl/h। टॉपलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, v इज लेस देन, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूँ कि v इज लेस देन √2gl/h। देखो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, विच इज इक्वल टू L इक्वल टू आर क्रॉस एम भी होता है, विच इज इक्वल टू L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा भी होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू L²/2i भी होता है। L इक्वल टू √2i/ke होता है। एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट फॉर्म को यहाँ पर मैंने लिख दिया है।
याद रखना है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी भी होता है, एल इक्वल टू आर क्रॉस एम भी होता है, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा भी होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i, एल इक्वल टू अंडर रूट 2i बाई के भी होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नोट किया है कि इंक्लाइंड मोशन के केस में जो ये मोमेंटम होता है वो एम भी के बराबर होता है। लीनियर मोमेंटम जो है हमेशा कांस्टेंट होता है मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन में। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल टू जब एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में, है ना, कोई बॉडी बी जो है वो इंक्लाइंड कर रही है किसी एंगल किसी सरफेस में एक पर्टिकुलर एंगल ए के साथ में, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एल इक्वल टू एम भी आर परपेंडिकुलर एंड 1/r अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट जिसको कि मैंने शक्तिमान नाम करके दिया है। यहाँ पे बोलता है कि कोई रिंग जो है उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, उसका एक्सिस बीच में है, तो इस केस में I1 ओमेगा 1 होगा। एंड इस केस में देखो जब दोनों साइड से, सिर्फ एक साइड से रोटेट कर रहा है एक एक्सिस से ऊपर से सिर्फ, तो I1 ओमेगा, अगर दोनों से नीचे से भी ऊपर से भी अगर घूम रहा है तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होता है। ये कॉन्सेप्ट है शक्तिमान करके, है ना। नीचे देखिए इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं एंगुलर स्पीड, तो ये देखिए ओमेगा इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, है ना। काइनेटिक एनर्जी लॉस इस केस में क्या होगा, हाफ ओमेगा वी रियल स्क्वायर। पीछे जो हम लोगों ने आपको बताया था, हमने बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट है। जब फोर्स जीरो था, टॉर्क जीरो था, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या था, सेम चीज़ को यहाँ लिखा है। तो ये फार्मूला पर हम लोगों ने जो है ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया है ना, म्यू का वैल्यू पुट कर दिया है, तो क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल टू हाफ I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 अंडर ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, वहाँ पिछले वाले में U1 माइनस U2 का स्क्वायर, यहाँ पर U जो है रिप्लेस हो गया है ओमेगा से, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं रोलिंग का केस, रोलिंग एंड प्योर रोलिंग। रोलिंग में ये पार्टिकल जो है रोल कर रहा है ना, और रोलिंग जो है इस साइड से रोल होती है, उसका वेलोसिटी भी है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। हर एंगल में कहीं ना कहीं रोलिंग का जो होगा वो अलग अलग फार्मूला हम लोगों को मिलेगा। टॉप में वेलोसिटी निकालेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, फिर उसके टॉप के बाद में बीच में अगर मिडिल में निकालेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा अंडर रूट। सबसे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट में रोलिंग का, जब कोई भी बॉडी रोल कर रही होती है तो उसका लोएस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है वो v इक्वल टू v माइनस ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा आर होता है। और ऊपर वाले पॉइंट में जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है तो v इक्वल टू v प्लस ओमेगा आर होता है। बीच में जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है, हमेशा याद रखेंगे, प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है। यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी के कुछ वेरिएबल फॉर्म लिखे हैं। काइनेटिक एनर्जी तो ट्रांसेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ आई के जगह में एम के स्क्वायर लिख दी ओमेगा स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये था ट्रांसेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर या हाफ एम बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड जब करते हैं ट्रांसेशनल काइनेटिक एनर्जी के, तो वो किसके बराबर हो जाता है, के स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भी एक इक्वेशन इससे हम लोग निकाल सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ट्रांसेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी से, क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एक केस और है यहाँ पर रोलिंग का केस, बट इस समय सरफेस में नहीं हो करके हम लोग देख ही लिए कि रोलिंग, जब भी कोई बॉडी रोल कर रहा होता है कोई भी स्फीयर, तो सबसे ऊपर में उसका वेलोसिटी ओमेगा आर होता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि अगर वेलोसिटी 2 भी रखते हैं एक पर्टिकुलर एंगल में, है ना,
तो सबसे ऊपर में 2 ओमेगा आर हो जाएगा, बीच में √2 भी होगा। अगर एक जगह वेलोसिटी का 3 डायमेंशनल केस में कोई बॉडी अगर रोल कर रही है और अगर उसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट है अगर 2 भी है, तो हर जगह उसका रिजल्टेंट 2 भी आएगा, चाहे वो अपवर्ड हो या फिर वो डाउनवर्ड हो। और नीचे की तरफ उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² k² प्लस r² डिवाइडेड बाय r²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर k² प्लस r² डिवाइडेड बाय r²। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में इंक्लाइंड रोलिंग का। इंक्लाइंड रोलिंग के केस में कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंक्लाइंड सरफेस में अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, कोई स्फीयर रोल कर रही है, तो उसका नॉर्मल हमेशा ऊपर लगता है, जो कि mg cos थीटा के बराबर होता है। और उसके पैरेलल जो है वो mg sin थीटा एंगल होता है, और उसके डाउनवर्ड में जो है mg cos थीटा होता है। और क्योंकि इस बॉडी का एंगल जो है, इस इंक्लाइंड सरफेस का जो है एंगल जो है पहले से थीटा था, इसलिए हमने सब में थीटा को कंसीडर किया है। ऊपर नॉर्मल के साथ mg cos थीटा, उसके जस्ट पैरेलल में mg sin थीटा, डाउनवर्ड में mg cos थीटा। आप कुछ देख रहे हो mg cos थीटा mg, अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा सिर्फ नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पर रोटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। फोर्स यहाँ पर क्या है, फोर्स इज 1 रोलिंग, रोटेशनल फोर्स इज 1 रोलिंग। अच्छा, 1 डायमेंशनल रोलिंग में रोटेशनल फोर्स क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। तो क्या होगा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r² बाय k², है ना। 1 डायमेंशनल रोलिंग में 1 रोलिंग के केस में रोटेशनल फोर्स क्या होगा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r² बाय k²। एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r² बाय k²। फर्क क्या है, यहाँ पर फोर्स जो है डिस्प्लेस हो गया हुआ एक्सेलरेशन से, बाकी पूरा यूनिट जो है सेम है। यहाँ पर m हटा दिया, यहाँ पर m हटा दिया, यहाँ पर m था। देखिए, एक लाइन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्फीयर बट नॉट एंगुलर स्पीड। कोई भी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब कि चिकना सरफेस है, और वहाँ से अगर कोई स्फीयर ढलान से गिर रहा है नीचे की ओर, तो स्फीयर का स्पीड तो जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन एंगुलर स्पीड को, ओमेगा को वो नहीं बढ़ा पाएगा। यहाँ पे एक इंस्टेंस देकर के हमने समझाया है कि रोलिंग प्लेन से कोई बॉडी अगर इंक्लाइंड कर रही है, कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, उसका एंगल थीटा है, उसकी हाइट h है ना, और एक बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी v के साथ जब वो फॉल करती है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे कि इधर डाउनवर्ड पोजीशन में क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट x है, मास इसका अपना m है, विच इज इक्वल टू इसका एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये डिस्क कर दिया हाफ mv², है ना, ये डिस्क का केस कर दिया हाफ mv², और हाफ I ओमेगा स्क्वायर इसी का दूसरा फॉर्म लिख दिया। रेस के बारे में हमने बता ही दिया, स्लो होगा कौन, फास्ट कौन होगा। कई बार सवाल में पूछ देता है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, और वहाँ पर जो है सबसे फास्ट स्पीड में कौन गिरेगा, तो सबसे फास्ट स्पीड में कौन गिरेगा, सबसे पहले रिंग गिरेगा, फिर होलो स्फीयर गिरेगा, फिर डिस्क गिरेगा, और सबसे फास्ट स्पीड में सॉलिड स्फीयर गिरेगा, फिर उसके बाद डिस्क गिरेगा, फिर होलो स्फीयर गिरेगा, फिर रिंग गिरेगा। रिंग का स्पीड जो है सबसे कम होगा, है ना, उस इंक्लाइंड प्लेन से लुढ़कने के दौरान। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे कि mgx इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जो है जैसे mm को हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, v इक्वल टू √2g प्लस 1 प्लस k² बाय r²। सिमिलरली टाइम क्या होगा, √2h बाय g साइन थीटा 1 प्लस k² बाय r²। तो ये थे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उनका एक क्विक रिवीजन। आई होप आपको ये 1 शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आई होप कि आप लोग इसको बार बार रिवाइज करोगे, वीडियो को देख करके लिख के प्रैक्टिस करोगे, इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और इसी तरीके से आपका इस चैप्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड भी बन जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।